Good morning once again, students. All of you. Today we will discuss about the history of class 10th lesson 3rd. The name of the lesson is नेशनलिज्म in India. Okay. बेटा हम बात करूंगा नेशनलिज्म इन इंडिया की कि किस तरह से हमारे कंट्री में नेशनलिज्म राष्ट्रीयता की भावना आई थी, किस तरह से हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके लिए क्या क्या हमारे कंट्री के जो लीडर्स है या फिर जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने क्या क्या किया। तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो हम समझने का प्रयास करेंगे। आप बुक को देखिए ध्यान से, ठीक है। तो एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे क्लास 9th और 10th के लेसन फर्स्ट में हमने यूरोप और फ्रांस की दो रिलेशन देखा था कि वहाँ पर किस तरह से जो कंट्री था मोनार्कियल से वहाँ पर डेमोक्रेटिक हुआ था, ठीक है। लेकिन हमने उसको देखा था कि यूरोप कम टू बी एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, वहाँ पर किस तरह से राष्ट्रीय राज्य बने थे। इट ऑल्सो मेन चेंज द पीपुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेयर एंड वाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यानी कि हमने वहाँ देखा कि लोगों की किस तरह से भावनाएं जो है चेंज हुई, किस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग जो है चेंज हुई, किस तरह से लोग अपने कंट्री को या किस तरह से कंट्री को लोग अपना मानना स्टार्ट किए थे। इन सारी बातों को हमने क्लास 9th और 10th लेसन फर्स्ट में देखा था। उसमें क्या हुआ था, न्यू सिंबल्स बनाए गए, न्यू आइडिया आइकन्स बनाए गए, न्यू सॉन्ग्स बनाए गए और न्यू आइडिया जो है फॉर बी लिंक एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। यानी कि फिर से वहाँ पर किस तरह से नई नई लोगों में सिंबल्स, प्रतीक, आइकन, चिन्ह जो है, आइडिया, विचार जो है लाया गया। और नेशन की जो कम्युनिटी की जो बाउंड्री थी कि हम इस कास्ट के हैं तो हम इस कम्युनिटी के हैं, उसकी तरह से नई बाउंड्री को बनाया गया। यानी कि प्रत्येक बाउंड्री जो है अपने में छोड़ करके एक नेशन के रूप में, थोड़ा सा साइनिंग कर रहा है फ्लैश, तो नेशन को एक बनाया गया था, वो कम्युनिटीज को एक बाउंड्री किया गया था। इन मोस्ट कंट्री द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज लॉन्ग प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से एक नई आइडेंटिटी बन चुकी थी। इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा था कि लोगों को ये चेतना आए, कॉन्सियसनेस आए, भाई ये कंट्री हमारा है, हमारा भी कंट्री पर इक्वल राइट्स है, अधिकार है, हम इस कंट्री को आज़ाद करा सकते हैं, हम अपना कंट्री में अपना जो है रूल्स इटेब्लिश कर सकते हैं। ओके अनिकेत आंचल, बहुत अच्छा है, गुड मॉर्निंग। आपने ज्वाइन किया आज क्लास समय के साथ। ओके, फिर भी आप लेट रहे हैं, समय से ज्वाइन कर लीजिए। तो हाउ डिड कॉन्सियसनेस इमर्ज इन इंडिया, हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे कंट्री में इस तरह की विचार जो है कैसे लोगों में आई, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। तो बता दो बेटा मैं फिर से एक बार कि हम लोग हिस्ट्री का लेसन 3rd पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। पेज नंबर है आपका 53, ये सेकेंड पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग बुक है देख लीजिए वरना सुनिए। तो देखिए कि हमारे कंट्री में किस तरह से नेशनलिज्म की भावनाएं लोगों में आई और किस तरह से हमारे कंट्री में क्या क्या डेवलप किया गया, इस चीज़ को लेने के लिए देखते हैं। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में अदर कंट्री की तरह, जैसे वियतनाम वगैरह अदर कंट्री में देखा गया कि वहाँ पर आधुनिक राष्ट्रीयता की भावनाएं किस तरह के लोगों में जगी और एंटी कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशवाद विरोधी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉलोनियल मतलब होता है उपनिवेशवाद, उसको बोलते हैं जब अदर कंट्री के लोग किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करते हैं या वहाँ की जो शासन सत्ता को संभालते हैं, तो वैसे कंट्री को बोलते हैं कॉलोनी या कॉलोनियल कंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कंट्री में उपनिवेशवाद के मतलब अगेंस्ट में वहाँ पर मूवमेंट चलाए गए थे। तो उस पर हमारे कंट्री में भी लोगों ने स्टार्ट किया था मूवमेंट को। जैसे पीपुल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनाइजेशन। यानी कि हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे लोगों में चेतनाएं जगने लगी और कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में लोगों में जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कि किस तरह से हमारे कंट्री में यूनिटी जो है बढ़ेगी तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइड अ शेयर बॉन्ड दैट टाई मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। यानी कि सर सेंस जो है डेवलप हुई कि अलग अलग ग्रुप के लोग जो थे एक बंध है बांधने लगे, चाहे वो सिख, ईसाई, मराठा, गुजराती, पंजाबी, बिहारी जो भी है, वो लोग एक राष्ट्र के नीचे आने की बात सोचने लगे और लोगों को लगा कि हमारा जो पूरा ये इंडिया है ये एक है और हम सबको यूनाइट होकर के इसका अपोज करना चाहिए, किसका, कॉलोनाइजेशन का, यानी कि उपनिवेशवाद का। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस वेयर वेरिड एंड देयर नेशन ऑफ फ्रीडम वाज नॉट ऑलवेज सेम। लेकिन एक बात है कि सभी अलग अलग ग्रुप के लोगों का जो सेंस था
आज़ादी का जो सेंस था, कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट था, वो अलग अलग था, सबका अनुभव अलग अलग थे। कभी भी मतलब उसमें उससे पहले कभी भी लोगों के मन में आज़ादी की भावनाएं एक नहीं आई। कोई किसी चीज़ को आज़ादी मानता था तो कोई किसी चीज़ को फ्रीडम मानता था। यानी कि सबका सेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो डिफरेंट था, अलग अलग था। हम आगे पढ़ेंगे किसका किसका क्या था। लेबर का अलग था, जो सैनिक थे उसका अलग था, जो प्रेजेंट थे उसका अलग था, वुमेन्स का अलग था। यानी कि सबका डिफरेंट जो गोल था इंडिपेंडेंट को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्म द ग्रुप टुगेदर विद इन वन मोमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। महात्मा गांधी जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी के अंडर में एक तरह से मूवमेंट चलाया गया कि लोगों में एक सेंस पैदा हो, लोग एक तरह से एक ग्रुप हो जाए। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये बिना कन्फ्लिक्ट किए, बिना आंदोलन किए, बिना जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, संघर्ष किए, ये वहाँ पर पैदा नहीं होने वाला था, यूनिटी नहीं आने वाली थी। तो हमारे देश के लोगों ने क्या किया लाने के लिए यूनिटी को, हम वन बाय वन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आगे ते हैं थर्ड पैराग्राफ जो है, इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, यानी कि हमने क्लास 9th में, 8 में, 7 में बहुत सारी हिस्ट्री में पढ़ा है हमारे कंट्री की हिस्ट्री को। मुगल काल से लेकर के अर्लियर मैन तक हमने क्लास 6 से लेकर के 9 तक पढ़ा है, ठीक है। लेकिन in an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century. In this chapter we will pick up the story from 1920 and study द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। देखिए हम लोग इस क्लास में यानी कि लेसन में हम मेनली बात करेंगे 1920 से, यानी कि 20th सेंचुरी को पढ़ने वाले हैं, जब नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था हमारे ऐसे कंट्री में। देखा जाए तो इस तरह की फर्स्ट फ्रीडम फाइट जो हुई थी 1857 में हुई थी। मंगल पांडे, आपको याद होगा, क्लास 8 में पढ़ाया गया आपको। तो वहाँ से हमारा राष्ट्रीयता की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, नेशनलिज्म की स्टोरी स्टार्ट होती है। बट हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं मात्र ओनली 20th सेंचुरी की, 1920 से आगे की स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं कॉपरेशन एंड नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। वी विल एक्सप्लोर हाउ टू कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, यानी कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस जो है किस तरह से नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया, डेवलप किया, एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। और अलग अलग ग्रुप के लोग जो अपने आप को अलग अलग डिफरेंट मानते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग एरिया के लोग अपने को डिफरेंट मानते थे, आखिर वो कैसे एक रूप में आए, एक ग्रुप में आए, एक यूनिटी बनाई और एक साथ लड़ने को तैयार हुए, आखिर क्या प्रोसेस अपनाया गया। तो हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ पीपुल, और किस तरह से लोगों की मानसिक पटल पे एक नेशनलिज्म की भावनाएं आई, तो आपको दिखाया जाएगा। अलग अलग पॉइंट थे, देखते हैं। पहला पॉइंट है सेशन का, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918, 1914 से लेकर 1918 तक जो है समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का था। फिर हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन, यानी कि फर्स्ट टॉपिक में जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट हमारे कंट्री पर क्या हुआ, और खिलाफत क्या है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इससे क्या इफेक्ट हमारे कंट्री पर पड़ा, देखते हैं। तो इन द ईयर 1919, यानी कि 1919 की बात हो रही है, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज एंड इन क्रॉप्टिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू मॉडल ऑफ स्ट्रगल। यानी कि हम लोग 1990 में देखे कि अब 1919 में आते आते जो है हमारे कंट्री में नए नए मूवमेंट जो है पूरे एरिया में, नए एरियाओं में स्टार्ट मतलब फैलना स्टार्ट हो चुका था। लोग नए नए समाज को बना रहे थे, समाज में नए ग्रुप बन रहे थे, और नई नई आइडिया जो है स्ट्रगल करने की बनती जा रही थी, ठीक है, हमने इसमें देखा था। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, आखिर हम इसको कैसे समझेंगे कि हमारे कंट्री में नए समाज बन रहे थे, नए ग्रुप बन रहे थे, लोगों में यूनिटी हो रही थी, आखिर हम कैसे इसको समझेंगे। व्हाट इम्प्लीमेंशन डिड हैव, और इसमें क्या सुधार हो रहे थे, इसको जानने के लिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। इधर देखो, मैंने वार के बारे में पढ़ा है। वार जो है किसी भी कंट्री के लिए या किसी दो व्यक्तियों के लिए जिसमें वार होता है, वो कभी भी वार जो है फायदेमंद नहीं होता है। वार जो है हमेशा नई समस्याएं को मतलब पैदा करता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रकार जो है लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, ठीक है।
तो लंबे समय से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहे थे नियर अबाउट 4 ईयर्स तक, उसमें क्या हुआ था कि फाइनेंशियल जो है समस्याएं आ चुकी थी। अपने क्लास 9 से पढ़ा था, 1929 को कहा गया था वार ऑफ डिप्रेशन, आर्थिक मंदी का काल कहा गया था। तो उसमें पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट देखने को मिला था। तो हमारे कंट्री में भी जो है वार की एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए जा चुके थे। इसमें कस्टम ड्यूटीज है वे रेज कर दिए गए थे, एंड इनकम टैक्स भी जो है लागू कर दिया गया था। थ्रू द वार ईयर प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1930 टू 1918। देखिए, वार से पहले जो भी प्राइसेस थे, वार खत्म होने के बाद 1980 में लगभग प्रत्येक चीज के जो प्राइस था वो कितना हो गया था, डबल हो चुका था। कितना हो चुका था बेटा, डबल डबल दोगुने हो चुके थे। डबल। बेटा आप लोग को समझ में आ रही है? यस सर। समझ में आ रही है ना? सुनाई दे रहा है? आवाज तो आपको जा रहा है क्लियर ना? यस सर। ठीक है। तो डबल हो चुका था मात्र 5 ईयर्स में किसी भी वस्तु की जो है कस्ट को, लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपुल। यानी कि लोगों की जो परिश्रम थी, अपने खर्च को मेंटेन करने के दोगुना करना पड़ा था। बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी लोगों को पहले जैसे लाइफ नहीं जी पा रहे थे। ओके, तो विलेजर्स वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्डर्स, और उसमें जो लोग थे यानी कि सैनिकों की कमी थी जो लड़ने के लिए, तो गांव एरिया के लोगों को जो है सैनिकों की पूर्ति के लिए लोग समझते थे कि गांव जो एरिया है वो सैनिक को सप्लाई करने वाला एरिया है। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज क्वाइट वाइड स्प्रेड एंगर। जो देहातों के लोग थे, जो देहात में ग्रामीण लोग थे, उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती की जा रही थी। इससे लोग भी क्या थे, एंगर थे, क्रोधित थे, नाराज थे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग अपने पिताजी से पूछिएगा, बाबा से पूछिएगा, तो कहते थे कि लोग पहले गांव में सैनिक आते थे और जबरदस्ती पकड़ के जाके सैनिक में भर्ती कर देते थे। लोग वहां से भाग भाग के आ जा रहे थे। लेकिन आज का दौर यह है कि सैनिक में भर्ती होने की लाइन लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं हो पाता है। उसको बोलते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि जबरदस्ती भर्ती वहां पर सैनिकों के रूप में हो जाया करती थी, जिससे गांव के लोग जो है काफी नाराज थे। देन इन 1918 1919 एंड 1920-21, यानी कि ये जो है 1920-21 नियर अबाउट दम थिक 100 ईयर्स पहले, आज 2020-21 चल रहा है, और उसमें 1920-21 यानी कि 1920-21 बिल्कुल 100 वर्ष पहले की बात हम पढ़ रहे हैं। क्रॉप फेल्ड, यानी कि जो फसल वहां पर बर्बाद हो चुका था इंडिया में, इंडिया का प्रत्येक लगभग बहुत सारे भागों में, एंड रिजल्टिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसका प्रभाव पड़ता है कि जो खाद्यान्न थी बहुत उसकी कमी हो चुकी थी। दिस वाज द अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। वहाँ पर भूखमरी की नौबत आ चुकी थी हमारे कंट्री में उस समय। अकॉर्डिंग टू द सेंस दैट मीन्स गणना जो है 1921 में हुई थी, उसमें 12 से लेकर 13 मिलियन पीपुल जो है परिष्ट हो चुके थे एज ए रिजल्ट ऑफ फैमिनीज एंड एपिडेमिक। यानी कि वहाँ पर मतलब भूखमरी और महामारी की वजह से वहाँ पर लगभग 13 मिलियन से लेकर 12 मिलियन तक लोग जो है वो डेड कर चुके थे, उसका मतलब कुप्रभाव में आ चुके थे। पीपुल होप दैट, लोगों की आशा थी कि जो समस्या है युद्ध समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध काफी लंबा चला, चार साल लगभग चला, 1914 से 1918 तक। तो इसका असर जो है लगभग प्रत्येक कंट्री पर वर्ल्ड में पड़ा था, थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम। तो हमारे कंट्री में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था, क्योंकि हमारे कंट्री में उसमें महामारी भी आ चुकी थी, फसल भी बर्बाद हो चुके थे, और युद्ध के जो एक्सपेंस को मेंटेन करने गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी ज्यादा बढ़ा चुकी थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, चलते हैं पॉइंट 1.1 में, पेज नंबर आपका 54, हिस्ट्री का सन 3 आप देख सकते हैं। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 19, डेट नहीं लिखा है बट डेट पता है 12 जनवरी। महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 12 जनवरी को 1915 में। कहाँ से आए थे, तो साउथ अफ्रीका गए थे। आपने साउथ अफ्रीका में क्लास 9 से पढ़ा था नेल्सन मंडेला, याद है आप लोगों को। वहाँ ब्लैक और व्हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पर लोगों में भेदभाव किया जा रहा था, ऐसा ना आप लोगों को। तो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन था, तो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट महात्मा गांधी वहाँ गए थे, और सत्याग्रह के मतलब अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों को इंडिपेंडेंस दिलवाए थे। ओके, तो वहाँ से रिटर्न होके आए थे वो, और वहाँ पर सत्याग्रह को काफ़ी सक्सेसफुली रूप में उसको मतलब वहाँ प्ले किया गया था। तो वहाँ पर था हाँ, चलते हैं विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, यानी कि वहाँ पर सत्याग्रह के तरीके से, सत्याग्रह के मेथड से वहाँ पर जो है सफल प्रयास किया गया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह
इम्प्रेस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रूथ। यानी सत्याग्रह की वजह से वहाँ पर अधिक शक्ति को, सत्य की शक्ति को बढ़ाया गया था, यानी कि सत्य की शक्ति को पहचानाया गया था और लोगों में सच को ढूंढने की इच्छा भी जागरूक की गई थी। यानी कि आप सच्चे मार्ग पर रहेंगे, आप सत्य पर रहेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। और सत्य हमेशा क्या होता है, पावरफुल होता है। सत्य परेशान होगा लेकिन हार नहीं सकता है, आप लोगों ने सुना होगा। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। यानी कहा गया कि अगर आपकी इच्छा सही है, अगर आपकी डिमांड सही है और आप सही रास्ते पर हैं, आप सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी फिजिकल फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिजिकल फाइट करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप सही रास्ते पर नहीं होते हैं। यानी कि आपकी डिमांड अगर सही है, आपकी सही विचार है, आपकी जो इच्छा सही है, तो आपको किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसमें। विदाउट सीकिंग वेगनेस और बीइंग अग्रेसिव, और सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर सही है तो आपको बिना प्रतिरोध किए, आपको बिना आक्रमण किए, आपको क्या हो सकता है, आप युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं नॉन वायलेंस से। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने को विजयी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सही हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। दिस वुड बी डन बाय द अपीलिंग टू द कंसिस्टेंस ऑफ द ऑपरेसर। पीपुल इंक्लूड द ऑपरेशन होता है दमनकारी। देखिए, ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दो वर्ड होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं। ऑपरेसर होता है जो दूसरे को दबाने का, उसको दमनकारी। जो मजबूत होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो ऑपरेसर होते हैं, लोगों को दबाने का काम करते हैं। और जो कमजोर होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेस्ड, यानी कि दबा हुआ। दलित यानी कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग को बोलते हैं ऑपरेस्ड, और मजबूत वर्ग को बोलते हैं ऑपरेसर। तो ये लिखा, पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ। यानी कि लोगों को, जो दमनकारी लोग हैं, जो लोगों को दबाने का काम करते हैं, उनको उनको इंक्लूड कीजिए और उनको परस्यूट कीजिए, भाई आप भी सच्चाई को जानो, आखिर सच्चाई क्या है। आप जब सच्चाई को जानोगे तो हमारे कंट्री को आज ही आप रिलीफ कर दोगे। ठीक है, नहीं उसको जो रियलिटी है उससे कन्विंस करो, उसके बताने की बात करो, ना कि उससे लड़ाई करो। इंस्टेड द बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। और इससे जब वो समझ जाएंगे, कि रियलाइज कर देंगे नहीं हम गलत हैं, सच्चाई क्या है, तो वास्तव में जो है वायलेंस को यूज करके वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बॉर्न टू अल्टीमेटली ट्रम्प्ड। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अगर ये ऐसा धर्म है कि हम लोग वायलेंस के बल पे पूरे कंट्री को यूनाइट कर सकते हैं, पूरे कंट्री को, लोगों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, एकता ला सकते हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का फेथ था, विश्वास था। आगे देखते हैं क्या हुआ। अराइव्ड आफ्टर अराइविंग द इंडिया, मैंने महात्मा गांधी जो है इंडिया में आने के बाद, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। ठीक है, जब महात्मा गांधी 1915 में हमारे कंट्री में आए थे, तो आने के बाद जो है अलग अलग प्लेस पर सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया, और वो लॉन्च जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो सक्सेसफुली था। सत्याग्रह मूवमेंट है क्या, हम आगे पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं। इन 1960 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। देखिए, सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ से होता है, ये तीन तरह का, तीन ईयर में होता है, 3 ईयर्स में 3 जगह पे। सबसे पहले होता है बिहार में, चंपारण जिला से, जहाँ पर प्लांटेशन यानी कि चाय के बागानों में जो वहाँ इंडिया के प्रेसिडेंट से काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको दमनकारी किए थे। यानी कि उनको सीएल नहीं मिलता था, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, उनको सैलरी कम मिलता था, उनको मतलब एक बॉन्ड, यानी कि स्लेव की तरह वो लोग काम कराते थे उनसे। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा अपना स्पीकर ऑफ कर लो आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं कि वो जो बिहार में जो महात्मा गांधी गए थे चंपारण जिला में, तो वहाँ की जो पीजेंट थे, यानी कि जो किसान थे, उनको जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। यानी कि उनके फसलों को बर्बाद करके वहाँ पर जो है क्या बोलते, कमर्शियल फार्मिंग करने को गवर्नमेंट जो है उसको बाध्य कर रही थी। उनको यानी कि खाद्यान्न को न करके चाय की खेती, कॉटन की खेती, जूट की खेती करने के लिए वहाँ पर लोगों को ये किया जा रहा था।
ठीक है। आगे गए थे उन्होंने देन 1917 में, यानी कि 1 वर्ष बाद जो है वो सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किए थे पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी कि बिहार के बाद 17 में गुजरात में आए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ भी किसानों को परेशान किया जा रहा था क्योंकि उनकी फसल जो है बर्बाद हो चुकी थी, क्रॉप फेल्यूर हो चुके थे और प्लेग जैसी महामारी आ चुकी थी। ऐसे में किसान जो है रेवेन्यू पे करने के मतलब मूड में नहीं थे या उसके एबल नहीं थे, तो वो चाहते थे कि जो है सरकार जो है हम लोग के रेवेन्यू को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे, कम कर दे, ताकि हम लोग आसानी से पे कर दें। तो हाँ, महात्मा गांधी उन्हें 1917 में गए थे खेड़ा में, गुजरात में, वहाँ की मतलब प्रेजेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके बाद 1918 में देखिए 1 वर्ष बाद महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। और 1918 महात्मा गांधी अहमदाबाद में जाते हैं, वहाँ पर कॉटन मिल के में जो भी वर्कर्स काम करने वाले थे उन पर अत्याचार हो रहे थे, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी सत्याग्रह मूवमेंट जब आती है 3 जगह की बात जरूर आती है। सबसे पहले बिहार 1916 में, इसके बाद गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में, और 1918 में आते हैं मतलब यहाँ पर अहमदाबाद में जो मिल वर्करों में काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्याग्रह मूवमेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन महात्मा गांधी गॉन बिहार। तो ऐसे करके आते हैं सत्याग्रह मूवमेंट में, इसको आराम से पढ़िएगा। मैप में भी आता है ये चीज़, सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ था, कब कब हुआ था, उसको मैप में शो कीजिए। तो पहला शो करते हैं 1916 बिहार में चंपारण में, दूसरा शो करते हैं 1917 गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और तीसरा शो करते हैं अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि 1918 में है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है, थोड़ा सा हम समय ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। लेकिन लंबा टॉपिक है तो इसको हम चाहेंगे कल पढ़ना, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होगा तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। तो रॉलेट एक्ट क्या है देखिए, तो महात्मा गांधी ने इस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम स्टार्ट किया था, जगह जगह घूम करके जो स्टार्ट कर रहे थे। तो तब हम पढ़ेंगे आगे कल रॉलेट एक्ट।